नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 5 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ से एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हमें एक महत्वपूर्ण चीज पता होनी चाहिए। हमें यह पता होना चाहिए कि हम मोशन को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, या बोल सकते हैं हम जो रेस्ट है उसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं दोनों को कंबाइनली बोलूं तो मैं क्या बोलूंगा, हमें रेस्ट और मोशन के कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हम रेस्ट किसे बोलते हैं और मोशन किसे बोलते हैं। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इसका मतलब क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है इसका मतलब क्या होता है, हमें ये पता होना चाहिए। हमने बचपन में पढ़ा था, हमने बचपन में मोशन को डिफाइन किया था। कैसे डिफाइन किया था? हमें बोलते थे अगर कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ है? मोशन में है। फॉर एग्जांपल, मैं समय के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं कहाँ हूँ? मोशन में हूँ। मेरी जो स्टेट है वो कैसी स्टेट है? मोशन की स्टेट है। अगर वहीं मैं समय के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता तो मैं कहाँ हूँ? रेस्ट में हूँ। तो मेरी स्टेट कैसी है? अभी रेस्ट की स्टेट है। बड़े सिंपल सी डेफिनेशन है रेस्ट और मोशन की। आई होप आपको समझ में आई होगी। नाउ अब जो मैं लाइन बोलने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनिए। लाइन कुछ ऐसी है कि रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव। क्या बोला मैंने? रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव। इसका मतलब क्या हुआ? इसका रिलेटिव का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर रिश्तेदार नहीं हुआ, ठीक है। रिलेट का मतलब क्या हुआ साइंस में, पहले उसे समझते हैं। देखो, इसका मतलब अगर मैं थोड़ा बहुत वर्बली यहाँ पर समझाना चाहूँ तो मैं ये बोलूँगा कि अगर मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है मेरे हाथ में है, यानी कि है ये मार्कर है और अभी ये कहाँ है? रेस्ट में है। मेरे रिस्पेक्ट में कहाँ है? रेस्ट में। ये मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये कहाँ है? रेस्ट में है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए भी रेस्ट में हो। यानी रेस्ट की स्टेट और मोशन की स्टेट दोनों कैसी होती हैं? रिलेटिव होती हैं। एक बड़ा फेमस एग्जांपल हमारे बचपन में हमारे गुरुजी हमको समझाया करते थे, वो कुछ ऐसा था। मान लिया हमारे पास क्या है, कोई बस है या फिर ट्रेन है, कुछ भी बोल दो, फिलहाल के लिए क्या बोल दो? बस बोल दो। और ये क्या है? बस की खिड़कियां हैं यूँ करके। ओके, अब एक पैसेंजर यहाँ बैठा है, एक पैसेंजर यहाँ बैठा है, एक पैसेंजर यहाँ बैठा है, एक पैसेंजर यहाँ है, एक पैसेंजर यहाँ है, और ये रोड है यूँ करके, ठीक है। और एक इंसान यहाँ कहीं रोड के किनारे बैठा हुआ है, ठीक है। ये रोड के किनारे कोई इंसान बैठा हुआ है और ये जो है पैसेंजर हैं, और ये बस क्या कर रही है? इस तरीके से कुछ वेलोसिटी से आगे की ओर मूव कर रही है। ओके, नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस इंसान को जो सबसे पीछे वाली सीट में बैठा हुआ है इसको पूछ रहा हूँ, इस पैसेंजर को पूछ रहा हूँ कि इस पैसेंजर की स्टेट कैसी है, ये रेस्ट में है या फिर मोशन में है। ये प्यार से बोलेगा कि ये रेस्ट में है। ऑब्वियसली बात है, दोनों गाड़ी के अंदर बैठे हैं, भले ही गाड़ी मूव कर रही है, लेकिन अगर मैं इससे पूछूंगा कि ये इंसान किस स्टेट में है तो वो कहेगा ये इंसान मेरे रिस्पेक्ट में रुका है या नहीं है? यही तो बोलेगा। ऐसा तो है नहीं कि वो इसकी अभी यहाँ पर थोड़ी देर बाद यहाँ चला जाएगा, थोड़ी देर बाद इधर चला जाएगा। नहीं, ये जिस समय से गाड़ी चली है उस समय से दोनों के बीच की डिस्टेंस इतनी ही है, यानी उन्होंने पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं किया है। यानी ये जो इंसान है यहाँ पर जिसको मैं गोला कर रहा हूँ, ध्यान से देखना बात चीज को, जिसको मैं गोला कर रहा हूँ, ये कहाँ है? इस इंसान के रिस्पेक्ट में कहाँ है? रेस्ट में है। अब देखो, अब चमत्कार वाली बात है, वो चमत्कार नहीं बोलेंगे, अब लॉजिक वाली बात है। अगर मैं इस इंसान से पूछूं जो ये कहाँ है, ग्राउंड में है या रोड किनारे बैठा हुआ है, इस इंसान से पूछूं जो ये इंसान गोले के अंदर घिरा हुआ है, ये रेस्ट में है या फिर मोशन में है, ये बड़े ही प्यार से आंसर देगा। ये क्या कर रहा है? गाड़ी के साथ मूव कर रहा है, यानी उसकी स्टेट कैसी है? मोशन की स्टेट है। इंसान सेम है, लेकिन जैसे ही मैंने क्या चेंज किए, देखने वाला चेंज किया, उसकी स्टेट क्या हो गई? चेंज हो गई। इसकी रिस्पेक्ट में वो कहाँ था? रेस्ट में था। वहीं वो इसकी रिस्पेक्ट में कहाँ है? मोशन में है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी लाइन को, इसी चीज को, जो कॉन्सेप्ट इतना लंबा मैंने यहाँ पर समझाया आपको, अगर इसी को मुझे एक लाइन में बोलना हो तो मैं क्या बोलूंगा? रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा भी है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। ऊपर तो क्या लिखी हुई है? डेफिनेशन लिखी है, रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है, ये आप नोट कर लेना। नाउ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, ये क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक और फेमस एग्जाम्पल होता है जो मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि हमारी जो अर्थ है वो क्या कर रही है, माना ये क्या है, हमारी अर्थ है, और इस अर्थ में क्या बोल दिया हमने, माना इस तरीके से कोई एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है कहाँ? इस अर्थ में, और ये हमारा क्या है? सन है, ठीक है। और हम सब जानते हैं ये अर्थ जो है उस सन के चारों ओर क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है, इस तरीके से कुछ, ठीक है।
ओके ना, अगर मैं क्या करूं, इस पेड़ को इस अर्थ के रिस्पेक्ट में देखूं तो ये पेड़ कहाँ है, रुका हुआ है। ऐसा तो होता नहीं है कि पेड़ अपने आप ही अर्थ के सरफेस में रिवॉल्व करने लग जाए या फिर घूमने लग जाए या फिर चलने लग जाए, नहीं होता ना। पेड़ सालों से जहां पर है वहीं पर रहता है। ऐसा तो है नहीं कि अभी हम गए, जो हमारे गाँव में बरगद का पेड़ था वो अभी क्या कहते हैं सीमा के घर के वहाँ पर था, और जब अगले साल गए तो वो फिर करिश्मा के घर के वहाँ पर चला गया। ऐसा तो नहीं होता, वो हमेशा सीमा के घर के वहाँ पर ही रहता है, ठीक है। ऐसा होता नहीं होता, यानी दिस ट्री इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। लेकिन इसी पेड़ को मैं अगर कहाँ से देखूं, सन से देखूं, ये मेरे पास कौन है, सन भाई साहब है, ठीक है। अगर सन से मैं क्या करूं, इस पेड़ को देखूं तो पेड़ कहाँ है, अर्थ में है, और अर्थ क्या कर रही है, सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है। अगर अर्थ रिवॉल्व कर रही है तो इसका मतलब पेड़ भी क्या कर रहा है, इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के साथ साथ। इसका मतलब अगर मैं सन से इस पेड़ को देखता हूं तब ये पेड़ किस स्टेट में है, मोशन की स्टेट में है। अगेन यहां से हमको पता चल रहा है कि सेम ऑब्जेक्ट है, लेकिन जो देखने वाला है अगर मैं उसको चेंज कर दूं या फिर देखने वाले की पोजीशन चेंज कर दूं, एक देखने वाला कहां है, सन में है, दूसरा देखने वाला कहां है, अर्थ में है, तो उन दोनों के रिस्पेक्ट में इस पेड़ की जो स्टेट है वो क्या है, अलग है। अगर वो देखने वाला अर्थ में है तब पेड़ रेस्ट में है, अगर वही देखने वाला कहाँ है, सन में है, तब पेड़ क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, बोलते हैं मोशन की स्टेट में है। और इसी चीज को, इसी राम कहानी को जो मैंने आपको समझाई, एक लाइन में क्या बोलते हैं, रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव, ठीक है। उसके रिलेटेड एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया है, ऐसे समझाया डायग्राम के हेल्प से, मैंने यहाँ पर उसको इस तरीके से लिख दिया है। नाउ अब इन दो एग्जाम्पल से आपको क्या समझ में आया कि अगर मेरे को किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या फिर मोशन को डिस्क्राइब करना है तो सबसे पहले मैं क्या चूज कर रहा हूं, एक रेफरेंस पॉइंट चूज कर रहा हूं, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर बोला कि मैंने इस इंसान जो घेरे के अंदर है, इस इंसान की पोजीशन को किसके रिस्पेक्ट में देखा, पहले इसके रिस्पेक्ट में देखा, यानी ये मेरा क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। वहीं मैंने दूसरे केस में क्या बोला, मैंने ये बोला, फिर मैंने क्या किया, इसी इंसान की जो पोजीशन है उसको किसके रिस्पेक्ट में देखा, इस इंसान के रिस्पेक्ट में देखा है, वो इस आदमी के रिस्पेक्ट में देखा जो कहाँ है, ग्राउंड में है। तो अभी ये जो आदमी है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक रेफरेंस पॉइंट की तरह क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है कि मैं उसके रिस्पेक्ट में देख रहा हूं, तो दैट इज रेफरेंस पॉइंट। अगर मैं यहां आऊं तो ये मेरे पास हमारी क्या है, अर्थ है, और जब मैंने अर्थ के रिस्पेक्ट में पेड़ को देखा तो पेड़ कहाँ है, रेस्ट में है। इसका मतलब इस केस में जो हमारी अर्थ है वो किस तरह बिहेव कर रही है, एक रेफरेंस पॉइंट की तरह क्या कर रही है, बिहेव कर रही है। और जब मैं इसी सेम पेड़ को कहां से देख रहा हूं, इस सन से देख रहा हूं, तो ये पेड़ मेरा मूव कर रहा है, और इस केस में जो मेरा सन है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक रेफरेंस पॉइंट की तरह बिहेव कर रहा है। यानी जब भी मुझे किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या फिर मोशन को डिस्क्राइब करना होता है या फिर बताना होता है या फिर उसकी पोजीशन के बारे में कोई भी एक कमेंट करना होता है, तो मुझे किसकी ज़रूरत होती है, मुझे किस चीज़ की नीड होती है, मुझे एक रेफरेंस पॉइंट की नीड होती है। अगर मेरे पास रेफरेंस पॉइंट नहीं होगा तो मैं किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या फिर उसकी मोशन को डिस्क्राइब नहीं कर सकता। तो ये जो नीड है मेरी, इसी नीड को पूरा करने के लिए हम एक नया कॉन्सेप्ट लाते हैं या फिर नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और यही वो कारण है कि हमें किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को या फिर मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक किसकी ज़रूरत होती है, एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है, और इसी नीड को पूरा करने के लिए आज का ये लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत है, ठीक है। तो अब फटाफट से क्या डालो, हिंट डालो, क्या, रेफरेंस पॉइंट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको मिटा के चलता हूँ, और ये राम कहानी आप लिख लेना, इसको पढ़ने से पहले ये लिखना क्या है, जरूरी है। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख भी दिया लास्ट में, फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल इट इज क्लियर दैट टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन वी नीड ए रेफरेंस पॉइंट, टू कंप्लीट दिस नीड वी कम अप विथ एन आइडिया ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। आई होप समझ में आएगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं लास्ट लाइन में, ओके ना। अब हिंट डालो, क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे हिंट डाली हुई है तो इसके नीचे क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे। अब कैसे डिफाइन करेंगे, फिर डिफाइन आप खुद भी कर सकते हो या फिर जो मैं लिख रहा हूँ उसे भी समझ सकते हो। अब मैं जैसे ही लिखूंगा आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये समझ में आ गया जो अभी तक मैंने बोला, अगर वो चीज़ समझ में आ गई, अब जो मैं यहाँ पर लिखूंगा ना वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्या लिखा हमने, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हिंट डाली होगी, इसके नीचे हिंट डालना आप, तो क्या हो जाएगा, ए सिस्टम विच यूज टू describe motion of any particle बोल सकते हैं, any particle या फिर any body बोल सकते हैं,
body is called frame of reference, frame of रेफरेंस, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है, नाउ इसी को थोड़ा सा और मैं अगर आपको फील देना चाहूं तो इसको हम कभी कभी ऐसे भी डिफाइन करते हैं, इसके नीचे और करके लिखना ए वेल डिफाइंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ताकि आपको बेहतर फील आ जाए। ठीक है, ए वेल डिफाइंड कोऑर्डिनेट सिस्टम used to describe the motion, या बोलते हैं describe the position, motion बोलो या position बोलो एक ही बात हुई, बिकॉज जब पोजीशन चेंज होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। ठीक है, ए वेल डिफाइंड कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन और वेलोसिटी, पोजीशन एंड करके लिखो, एंड वेलोसिटी। अब वेलोसिटी मैंने क्यों बोला, बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या होती है, वेलोसिटी होती है। एंड पोजीशन में किस तरीके से चेंज कर रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। एंड वेलोसिटी क्या लिखा, ए वेल डिफाइंड कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑफ एनी पार्टिकल इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओके। अब वेल डिफाइंड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, आप सबने कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ा हुआ है। हमारे पास जनरली 3 टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, कौन कौन से, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और मैंने एक बात बोली थी कि वेक्टर पढ़ लेना भैया। ठीक है, तो वेक्टर एनालिसिस में मैंने तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में बहुत बेहतरीन तरीके से 3 या 4 लेक्चर दे रखे हैं, और सारे लेक्चर क्या हैं, 40 मिनट से ऊपर के हैं, यानी उनमें सब कुछ है। आप अगर उन लेक्चर को आप देख लोगे ना तो आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में कोई भी चीज़ नहीं छूटने वाली। ओके, तो मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ज़्यादा बातें करने वाला हूँ नहीं। हाँ, मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर लूँगा, कौन सा वाला, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि वो ओल्डेस्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम है और सिंपलेस्ट तो नहीं बोल सकते, बिकॉज उनकी जो सिंप्लिसिटी होती है वो डिपेंडिंग अपॉन हमारे पास किस टाइप की सिमेट्री है उस पर भी निर्भर करता है। लेकिन फिलहाल के लिए हम कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम देंगे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर यूज करेंगे, या बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इस तरीके से क्या किया, डिफाइन किया। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर वी हैव a coordinate system, a rectangular coordinate system as shown in following figure, जैसा कि निम्न चित्र में दिखाया गया है। तो चित्र बना दो फटाफट। तो ऐसा कुछ हमारे पास क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक इसमें एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट होते हैं मेरे पास, 3 एक्सेस होते हैं, और तीनों के तीनों क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। और जिस पॉइंट पर ये तीनों एक्सेस एक दूसरे को काटती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। एंड जनरली इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ दिस इज एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ वेल डिफाइंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो मैं टाइम की बात भी करूंगा। अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को देखना है और उसकी चेंज इन पोजीशन को देखना है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा वो टाइम के साथ किस तरीके से चेंज हो रही है। और टाइम देखने के लिए मुझे क्या चाहिए, घड़ी चाहिए। तो इस पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ पर क्या रख दूंगा, मैं एक घड़ी रख दूंगा। ठीक है, घड़ी रखने का मतलब क्या हुआ कि मैं जैसे ही मेरे पास क्या करेगा, ऑब्जेक्ट मूव करेगा इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की रिस्पेक्ट में, तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, वो कितने टाइम में उसने कितनी पोजीशन में क्या किया, चेंज किया। तभी तो मैं बोलूंगा वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। मोशन का मतलब ही क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ किस तरीके से मूव कर रहा है। तो टाइम देखना पड़ेगा मेरे को ना। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो यहाँ पर हमें क्या रख दी, घड़ी रख दी टाइम देखने के लिए। ओके, नाउ दिस होल सिस्टम इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल भाषा में। अगर आप थोड़ा अगर मैं क्या बोलूँ, फिजिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलूँ, तो अर्थ एक हमारी क्या है, रेफरेंस है, रेफरेंस फ्रेम है या नहीं है, क्योंकि हमने अर्थ के रिस्पेक्ट में हमने पेड़ की पोजीशन को देखा। आप कहीं पर कह सकते हो, जैसे ये क्या है, मार्कर है, और मैं ये बोल रहा हूँ कि मार्कर मेरे चेहरे से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, तो मेरा चेहरा क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है या नहीं है, क्योंकि मैं अपने चेहरे के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा हूँ, इसकी पोजीशन को
डिस्क्राइब कर रहा हूँ, यानी इसकी पोजीशन को डिफाइन कर रहा हूँ, तो मेरा चेहरा क्या है इस समय, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए जिससे हम क्या कर सकें, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकें। तो तभी हमने यहाँ पर क्या लिया, एक वेल डिफाइंड कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया एज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एंड आवर फर्स्ट वेल डिफाइंड कोऑर्डिनेट सिस्टम इज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम विथ ए वॉच ऑन इट। ठीक, ये बात समझ में आई ना। अब हम क्या करेंगे, इसके हेल्प से किसी एक पार्टिकल की पोजीशन को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो इसे मिटाऊं मैं। तो let us consider we have a particle P. Let us consider we have a particle P. Now we want to define its position in rectangular coordinate system. रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब क्या हुआ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात हो रही है कि किस तरीके से इस टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम किसी एक पार्टिकल की पोजीशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, नाउ अज्यूम कर लो कि मेरे पास क्या इस तरीके से एक एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है एंड दिस इज माय एक्स एक्सिस और ये मेरा अगर वाई है तो एक्स वाई जेड राइट हैंडेड होगा। ठीक है, एंड दिस इज माय ओरिजिन ओ और मान लिया यहाँ पर क्या है, कोई पार्टिकल पी है। ठीक है, इस पार्टिकल को मैंने क्या बोल दिया, पी पार्टिकल बोल दिया। नाउ द पोजीशन ये बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पार्टिकल पी इज एक्स, यानी एक्स एक्सिस में कहाँ पर है वो, एक्स डिस्टेंस पर है ओरिजिन से, और वाई एक्सिस में कहाँ पर है, वाई, उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, वाई है, और जेड कोऑर्डिनेट क्या है, उसका जेड है। एंड एट टाइम टी, फोर्थ कोऑर्डिनेट इज टाइम टी, यानी हम कहाँ पर देख रहे हैं, टी टाइम पर देख रहे हैं। किस टाइम पर, टी टाइम। तभी मैंने क्या रखी, घड़ी रखी कि किस टाइम पर हम पार्टिकल को यहाँ पर है, ये पार्टिकल किस टाइम पर है, यहाँ पर टी टाइम पर है। और टाइम आगे बढ़ेगा, ये वो किसके पता चलेगा, घड़ी के पता चलेगा कि टाइम आगे बढ़ गया है। और जब टाइम आगे बढ़ा तब उसकी जो नई पोजीशन वो क्या है, वो किससे पता चलेगा, एक्स वाई जेड से पता चलेगा। टी क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है ना। अगर मैं क्या करूँ, इसके ओरिजिन से क्या खींच दूँ, यहाँ पर एक वेक्टर खींच दूँ, एंड दिस इज वेरी वेरी फेमस वेक्टर, इट इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। और जो ये पोजीशन वेक्टर है यही क्या कर रहा है, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट पार्टिकल P या बोलते हैं इस पार्टिकल P की पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, ये जो मेरे पास क्या है यहाँ पर R वेक्टर है, हियर R इज पोजीशन वेक्टर। जो मेरा R है वो क्या है, पोजीशन वेक्टर है। R इज पोजीशन वेक्टर एंड दिस पोजीशन वेक्टर, देखो इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ओरिजिन है तो 0,0,0 हो जाएगा। और तो यहाँ से मेरे पास आर वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स कैप प्लस वाई कैप प्लस जेड कैप, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज माय पोजीशन वेक्टर आर। ओके, अगर मैं क्या करूँ, पोजीशन वेक्टर का एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालूं तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या होती है, वेलोसिटी होती है। अगर मैं पोजीशन वेक्टर का एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालूंगा तो जो मेरे पास वेक्टर निकल के आएगा वो क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर होगा। तो यहाँ पर मेरे पास जो डी आर अपॉन डी टी होगा, ये क्या होगा मेरे पास, वेलोसिटी, ये क्या होगी, वेलोसिटी, एंड इट इज वी वेक्टर। तो ऐसे वी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, डी आर अपॉन डी टी होगा। अगर मैं इसका क्या करूँ, दो बार डिफरेंशिएट निकाल दूँ, यानी डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर निकालूं, देन दिस विल बी इक्वल टू, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, देखो डी वाई डी टी ऑफ डी आर अपॉन डी टी लिख सकता हूँ, एंड दिस विल बी इक्वल टू डी बाई डी टी, एंड दिस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, v है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये v आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, एंड वी ऑल नो दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब अगर मैं इस पोजीशन वेक्टर r का टाइम के रिस्पेक्ट में दो बार डेरिवेटिव निकालूंगा तो जो मेरे पास नया वेक्टर निकल के आएगा कौन सा वेक्टर होगा, एक्सेलरेशन वेक्टर होगा। ये बात समझ में आई, ठीक है। तो जस्ट इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में या बोलते हैं इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में मुझे इसकी पोजीशन पता थी, पोजीशन पता होने की वजह से मुझे इसकी वेलोसिटी पता चल गई, वेलोसिटी पता होने की वजह से मुझे इसका एक्सेलरेशन पता चल गया। या बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ r पता होने से वेलोसिटी पता चल गई और एक्सेलरेशन पता चल गया।
अगर एक्सेलरेशन पता चल गया, नाउ फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ वी ऑल नो दैट कि F इज इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। अगर इस पार्टिकल का मास कितना है, m है, तो इस पर लगने वाला फोर्स भी क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। एंड दिस विल बी इक्वल टू m d स्क्वायर r अपॉन कितना आ जाएगा, d t स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ r पता होने से इतनी सारी चीजें मुझे क्या हो गई यहाँ पर ज्ञात हो गई। ठीक है, तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस और वी कैन से दिस पोजीशन वेक्टर। ठीक है, एक पोजीशन वेक्टर पता होने से इतनी सारी चीजें क्या हो जा रही है, हमको पता हो जा रही है। ओके, ये बात समझ में आई आपको। नाउ तो दिस इज आवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब यहाँ पर एक चीज और है, इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं क्या करूँ, अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज करूँ, तो विथ रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस द मोशन ऑफ ए सिंगल पार्टिकल विल बी डिफरेंट। अगर मेरे पास क्या है, कोई एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कोई एक पार्टिकल है या मुझसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, अगर उसी ऑब्जेक्ट को क्या करूं मैं डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखूं तो उसका मोशन क्या होगा, डिफरेंस होगा। ऑब्वियस सी बात है। अभी हमने जो ऑब्जर्वर है उसको किससे चेंज कर रखा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से चेंज कर रखा है। पहले हमारे पास क्या था कि अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए कोई एक सिंगल ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है, अलग अलग तरह से मोशन कर सकता है या बोलते अलग अलग स्टेट में हो सकता है। उसी प्रकार अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए कोई एक सिंगल ऑब्जेक्ट या सिंगल बॉडी अलग अलग प्रकार का क्या कर सकती है, मोशन कर सकती है। ये तो सिंपल सी चीज है। एक बार इसको देख ले एग्जांपल से मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इसे मिटाऊं, मैं इसे मिटाता हूं। हाँ, देखो भाई, क्या है हमारे पास, मान लिया एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको एग्जाम्पल समझते हैं, खाली दिमाग में बैठाना। ठीक, या फिर लिख के चले, एक बार लिख के चलते हैं। ठीक है, लिख ही लेते हैं, ऐसे हैशटैग बना के लिखो, फॉर डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन ऑफ एनी बॉडी विल बी डिफरेंट, देखो एग्जाम्पल, देखो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इधर देखो। मान लिया हमारे पास क्या है, यहाँ पर कोई एक कार है यूँ करके, और इस कार में से सनरूफ है, यहाँ से कोई एक बालक बाहर निकला हुआ है। ठीक है, और वो क्या कर रहा है, बॉल को ऐसे उड़ा रहा है ऊपर। ये बालक है और इसने क्या किया, एक बॉल को यहाँ से ऊपर की ओर थ्रो किया। ठीक है, ऊपर की ओर थ्रो किया, और हम जानते हैं, ठीक है, जैसे हम इसको ऊपर की ओर थ्रो करेंगे फिर क्या हुआ, वो बॉल दोबारा से बालक के हाथ में आ गई। उसने ऊपर को थ्रो किया, वो दोबारा से क्या होगी, बालक के हाथ में आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कहाँ पर सेट कर रहा हूँ, इस बालक के ऊपर सेट कर रहा हूँ, यहाँ पर गाड़ी के ऊपर सेट कर रहा हूँ। दिस इज एक्स वाई जेड। मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ है, यहाँ पर है। अगर मैं इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में इस बॉल को देखूंगा तो ये बॉल कहाँ की ओर जाएगी, पहले ऐसे ऊपर की ओर जाएगी, और दोबारा से इसी रास्ते से ऐसे करके आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, और दोबारा उस बालक के हाथ में आ जाएगी। ठीक है, वही तो होगा। बालक ऐसे ऊपर को फेंकेगा बॉल, ऐसे ऊपर जाएगी बॉल, फिर नीचे आ जाएगी। यानी बालक को बॉल कैसी जाती हुई दिखेगी, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करती हुई दिखेगी। ऐसा होगा, नहीं होगा? आंसर है हाँ जी, होगा। अगर मैं क्या करूँ, अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को यहाँ ग्राउंड में रख दूँ। कहाँ रख दिया मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपना, इधर ग्राउंड में रख दिया। नाउ माई फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज हियर, यानी ग्राउंड। ये दिस इज माई एक्स वाई जेड। रेफरेंस चेंज कर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दिया मैंने। कहाँ है अभी, ग्राउंड में है। अब गाड़ी आगे बढ़ी, गाड़ी कहाँ चलेगी, इधर चलेगी। ठीक है, गाड़ी यहाँ पहुँच गई इस तरीके से। ओके ना, अभी ये इंसान भी यहीं पहुंच गया फिर इसका मतलब, और बॉल भी यहीं पहुंचेगी, क्योंकि हम बोल रहे हैं बॉल उसके दोबारा हाथ में आ रही है। अब इसको ये बॉल कैसी जाती हुई दिखेगी, ऐसी जाती हुई दिखेगी। यानी इसके लिए इसका पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। किसके लिए, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इधर है इसके लिए। और जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस का है, गाड़ी के ऊपर है, तब उसके लिए गेंद का पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो यही मैं यहाँ पर इस लाइन से समझाना चाह रहा हूँ कि फॉर डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोशन ऑफ एनी बॉडी विल बी डिफरेंट। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई यहाँ पर बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, इतनी बात समझ में आई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम किसके बारे में, कि टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हिंट डालो, टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कितने टाइप के होते हैं वैसे आपको पता होगा, अगर आपने कभी कहीं सुनी या फिर अपने सीनियर के साथ बैठ के कुछ कानाफूसी सुनी हो तो वो बोल रहे होंगे
कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर टू टाइप। कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारे पास कौन सा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो हमारे लिए क्या होने वाला है, क्लासिकल मैकेनिक्स में इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लासिकल क्या लिखा, सॉरी, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और दूसरा होता है क्या इसका ठीक उल्टा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? तो दो टाइप के क्या होते हैं हमारे पास, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। और जो हमारे लिए अभी जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा वाला है मेरे पास, ये वाला है, यानी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम इस पर ज़्यादा फोर्स करेंगे, इसकी खाली डेफिनेशन लेके छोड़ देंगे। ठीक है, बाकी कहाँ पढ़ेंगे इसके बारे में, हम रिलेटिविटी में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे हिंट डालो क्या, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक बार मैं इसको लिख दूँ, इसकी डेफिनेशन लिख दूँ। ठीक है, तो डेफिनेशन ऐसे आ जाए कुछ कि ए रेफरेंस फ्रेम, या बोलते हैं ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच एन एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट इज एन एक्सेलरेटेड। थोड़ा सा अजीब सी डेफिनेशन है, लेकिन मैं लिख रहा हूँ, सुनना जरा ध्यान से। क्या बोला मैंने? एन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या बोलते हैं इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस an accelerated body is an accelerated। ठीक है, नहीं आया समझ में, बात नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, दूसरी डेफिनेशन लिख रहा हूं, देखो पढ़ो जरा दूसरी डेफिनेशन को। if any frame of reference is at rest or moving with constant velocity, then this frame of reference is called inertial frame of reference। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तब उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या बोल देते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको, ये भी बहुत आसान है। देखो क्या बोल रहा है हमारे पास, एक मेरे पास क्या है, कोई एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, मान लीजिए यही बोल दो, ये मेरे पास क्या है, एक रेफरेंस फ्रेम है, या फिर पूछते फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसमें मैंने किसी एक एन एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट को रखा। एन एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, जिसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। एक कांस्टेंट वेलोसिटी के ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर रखा, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी के ऑब्जेक्ट को मैंने जब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हेल्प से देखा, तो उसका एक्सेलरेशन फिर भी क्या है, जीरो है, वो अब भी क्या है, एन एक्सेलरेटेड है। देन दिस टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर और थोड़ा सस्ती, या वो सस्ती नहीं बोलेंगे, और अच्छा जो समझ में आया हमको वैसे डेफिनेशन देंगे तो क्या हो जाएगी वो, इफ एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एट रेस्ट और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, देन दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर मेरे पास कोई एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो या तो कहाँ है, रेस्ट में है, या फिर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तब उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या बोल देंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल देंगे। जैसे अगर मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाना चाहूँ, मान लिया मेरे पास ये क्या है, एक XYZ रेफरेंस फ्रेम है, ये मेरे पास क्या है, रेफरेंस फ्रेम है, और अगर इसकी वेलोसिटी कितनी है, जीरो है, या बोलते हैं इसकी स्पीड कितनी है, जीरो है। कांस्टेंट स्पीड लिखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी लिखते डायरेक्शन आ जाएगी ना, तो कांस्टेंट स्पीड लिख दो। ठीक है, डायरेक्शन का खेल ही खत्म हो गया। ओके, तो मेरे पास एक है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसकी स्पीड कितनी है, जीरो है। इसका मतलब एक कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और अगर वहीं क्या हो, मेरे पास इस तरीके से एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, लेकिन इस टाइम पर क्या है, इसकी कुछ स्पीड है, और v स्पीड से माना क्या कर रहा है, मूव कर रहा है।
क्या कर रहा है, v स्पीड से माना इस तरीके से मूव कर रहा है, बट जो v है वो क्या है, मेरा कांस्टेंट है। देन अगेन ये जो मेरे पास रेफरेंस फ्रेम है या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, सिंपल हुई बात। नाउ अब यहाँ पर एक आध चीजें फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रिलेटेड कुछ यहाँ पर सीख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसकी एक और डेफिनेशन है जो आपको और भी अच्छी लगेगी, लेकिन फिलहाल के लिए इसके नीचे कुछ और कैलकुलेशन कर लेते हैं जो आगे भविष्य में हमारे क्या आएंगी, काम आएंगी। देखो, माना हमारे पास इसके नीचे बनाना है, ठीक है, इसके नीचे माना मेरे पास कोई एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है और एक ऐसा है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ये मेरे पास क्या है, x है, ये y है और ये z है। इनर्शियल होने की पहचान क्या है, इसकी स्पीड अगर 0 होनी चाहिए या कांस्टेंट होनी चाहिए। मैंने क्या बोल दी, इसकी स्पीड कितनी है, सॉरी 0 है बोल दी। ठीक है, नाउ एक और रेफरेंस फ्रेम में यहाँ पर जूम कर रहा हूँ कि वी हैव अनदर रेफरेंस फ्रेम विच इज समथिंग लुक्स लाइक दिस, जो कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है, थोड़ा टेढ़ा बना दिया मैंने, कोई बात नहीं, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज माई एक्स प्राइम, वाई प्राइम और दिस इज माई जेड प्राइम और इसका ओरिजिन O है, इसका ओरिजिन कितना है, O प्राइम है। और ये क्या कर रहा है, कुछ वेलोसिटी से हम उससे कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। लेट अस से इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है, सॉरी वेलोसिटी नहीं, स्पीड, स्पीड कितनी है, v है, जो कि क्या है, कांस्टेंट है। अब इस फ्रेम रेफरेंस फ्रेम की, इस रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में कुछ ना कोई पोजीशन होगी। लेट अस से इसकी जो पोजीशन है यहाँ से यहाँ तक, वो कितनी बोल दी मैंने, r बोल दी। दिस पोजीशन वेक्टर इज r। ये मेरे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस रेफरेंस फ्रेम फ्रॉम ओरिजिन ऑफ दिस रेफरेंस फ्रेम। ये बात समझ में आ रही है आपको। ठीक है, ज्योमेट्री है सिंपल। ये जो मेरे पास r है, ये क्या है, इस रेफरेंस फ्रेम की पोजीशन है। ठीक है, बोलते हैं पोजीशन वेक्टर है। ओके, ये बात समझ में आई आपको। नाउ अब अगर मैं ये रेस्ट में है तो यहाँ पर जो r वेक्टर है वो क्या है, मेरे पास पोजीशन वेक्टर है। क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है। अगर मैं यहाँ पर क्या निकालूं, dr अपॉन dt निकालूं तो ये किसके बराबर आएगा, दिस dr अपॉन dt इज मस्ट बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ दिस रेफरेंस फ्रेम। होगा नहीं होगा, आंसर आज ही होगा। एंड दिस इज गिवन एज v। ये किसके बराबर होगी, मेरे पास v के बराबर होगी। ठीक है, ये बात समझ में आई। यहाँ मैंने स्पीड बोला है तो वेलोसिटी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर ये वेक्टर के साथ है तो यहाँ वेक्टर अपने आप क्या आ जाएगा, उसके ऊपर लग के आ जाएगा। ओके, तो अभी क्या होगी, वेलोसिटी होगी। अब दिस वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर यहाँ से मैं क्या निकालूं, d स्क्वायर r डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर निकालूं, देन दिस विल बी इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी एंड दिस डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। वाई, बिकॉज आवर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, क्योंकि वेलोसिटी क्या है हमारी, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब फॉर इफ वी हैव टू रेफरेंस फ्रेम इन दिस वे, देन दिस डबल डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर r विल बी इक्वल टू 0। कितना होगा, 0 के बराबर होगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखना। इसको मैं ऐसे समझ सकते हैं, आप ये बोलोगे कि मैंने इसको अभी क्या किया, रेस्ट में किया और इसको मूव करा दिया। अगर दोनों मूव कर रहे हों एक कांस्टेंट स्पीड से, तब भी दोनों क्या होंगे, इनर्शियल फ्रेम होंगे, तब भी क्या ऐसा होगा। ये बात देख लेते हैं कि अभी मेरे पास सिचुएशन चेंज होगी। ये मेरे पास क्या है, एक रेफरेंस फ्रेम इस तरीके से है, दिस इज माई एक्स वाई जेड एंड दिस इज ओरिजिन ओ, और यहाँ पर अगेन मेरे पास क्या है, एक रेफरेंस फ्रेम है इस तरीके से, एंड दिस वन इज माई एक्स प्राइम, वाई प्राइम एंड दिस वन इज जेड प्राइम। ये मेरे पास क्या है, ओ प्राइम, और ये मेरे पास क्या है, अभी आर है। अभी ये भी क्या कर रहा है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ये भी क्या कर रहा है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और ये ऐसा बोल सकते हैं, इसकी v1 बोल दो या उससे v बोल दो, इसकी v प्राइम बोल दो, लेकिन दोनों में कंडीशन क्या है, दोनों की वेलोसिटी कांस्टेंट है। और वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब ही क्या है, वो कैसा रेफरेंस फ्रेम है, एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। ठीक है, ये बात समझ में आई ना। अब देखो ये मेरे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर r है, दिस इज पोजीशन वेक्टर r। अगर यहाँ से मैं क्या निकालूं, dr अपॉन dt निकालूं, दिस dr अपॉन dt, दिस dr अपॉन dt विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ दिस रेफरेंस फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस फ्रेम। होगा या नहीं होगा, यानी इन दोनों के बीच रिलेटिव वेलोसिटी। अगर ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी निकल के आएगी वो भी तो क्या होगी, कांस्टेंट होगी नहीं होगी, आंसर हाँ जी होगी। अगर ये चीज़ कांस्टेंट है तो यहाँ से मेरे पास डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू 0। तो अगेन ये कितना होगा मेरे पास,
0 के बराबर होगा। तो जब भी हम क्या करेंगे, इस तरीके से पोजीशन देखेंगे एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम की दूसरे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, तब उस पोजीशन वेक्टर का टाइम के रिस्पेक्ट में जब डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में इस तरीके से बैठा लो। अभी क्या होने वाला है, थोड़ी देर के बाद यूज होने वाला है। ठीक है, आई बात समझ में? ओके ना। अब यहाँ पर हमने इसकी 2 डेफिनेशन लिखी। एक और बड़ी अच्छी डेफिनेशन और होती है इसकी कि इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन्स लॉ आर वैलिड, या बोल सकते हैं इफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर वैलिड देन दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नोन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो इसका एक और डेफिनेशन होती है, वो डेफिनेशन क्या होती है, इफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऐसे लिखो, ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस in which laws of motion are valid known as inertial frame of reference, inertial frame of रेफरेंस, उसे हम क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई ऐसे याद करने वाली बात तो है नहीं। यानी वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां पर न्यूटन के लॉ एप्लीकेबल होते हैं या फिर वैलिड होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। ओके नाउ, अब यहां पर इसको कभी कभी हम क्लासिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि न्यूटन के लॉ कहाँ आते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स में आते हैं। तो जो इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसका एक और नाम क्या होता है, क्लासिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी हो जाता है। ठीक है, ये तो फिर कितने नाम हो सकते हैं, न्यूटन का फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल दो आप, ऐसा ही हो सकता है। ठीक, किताब के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है, जो मैं नेक्स्ट लाइन लिखने को जा रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मुझे जगह चाहिए, तो ये मिटाऊँ उधर वाला मिटा रहा हूँ और एक लाइन लिख रहा हूँ। लाइन कुछ ऐसी है कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज इनवेरिएंट। एक थोड़ा सा फैंसी लाइन जैसी महसूस हो रही होगी आपको, और एक नया वर्ड भी यहाँ पर आ रहा है, एंड दैट वर्ड इज इनवेरिएंट। पहले तो इस वर्ड का मतलब समझेंगे कि ये इनवेरिएंट क्या होता है, फिर कि अगर मेरे पास कोई एक रेफरेंस फ्रेम है जो कि इनर्शियल है, तब उसमें फोर्स के इनवेरिएंट होने से क्या मतलब है, फिर उसको हम क्या करेंगे, प्रूव भी करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हैशटैग बना के चलो, प्रूव दैट force is invariant in inertial frame of reference, inertial frame of reference। ठीक है, FOR यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, सिंपल सी बात है ना। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, मान लिया मेरे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इस तरीके से। ठीक है, कोई दिक्कत है आपको, ये मेरे पास x है, ये y है और ये z है, इसका ओरिजिन O है। यहाँ कहीं एक पार्टिकल क्या है, P है, और यहाँ से जो पोजीशन वेक्टर है, मान लिया वो मेरे पास क्या है, R वेक्टर है। जो R वेक्टर है इस पार्टिकल P का क्या है हमारे पास पोजीशन वेक्टर है। ओके, अगर मैं इस पार्टिकल P पर लगने वाला फोर्स निकालूं तो कैसे निकालूंगा, तो सिंस वी नो, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, अगर इसका मास m है तो फोर्स इक्वल टू d²r अपॉन क्या आ जाएगा, dt² आ जाएगा। ठीक है, दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल P। ठीक, बिकॉज F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है, और a की जगह कितना आ जाएगा, d²r अपॉन dt² आ जाएगा। सिंपल सी बात है। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहीं से इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से या बोलते यहाँ पर इस पॉइंट पर एक नया फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन कर रहा हूँ, जिसका पोजीशन वेक्टर यहाँ से कितना है, R है, कैपिटल R है यहाँ से। तो दिस कैपिटल R इज द position vector of another inertial frame of reference which we define here in this way। ये मेरे पास क्या बोल दिया, सॉरी थोड़ा सा ऐसे डिफाइन करते हैं, ये मैंने क्या बोल दिया, y प्राइम, तो z प्राइम बोलो उसको, ये क्या हो गया x प्राइम, एंड दिस वन इज y प्राइम, एंड दिस वन इज z प्राइम, एंड दिस वन इज माई O प्राइम। तो यहाँ मैंने क्या किया, जिस तरीके से यहाँ मैंने दो रेफरेंस फ्रेम थे, तो यहाँ भी मेरे पास क्या है, दूसरा रेफरेंस फ्रेम या बोलते हैं इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया, जिसका पोजीशन वेक्टर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में कितना है, कैपिटल R है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगेन इस पार्टिकल P को क्या कर रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पर। तो दिस इज पोजीशन वेक्टर
आर प्राइम ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम दिस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर कितना है, आर प्राइम है। तो अगर मैं क्या निकालूं यहां से, एफ प्राइम निकालूं, यानी इस ऑब्जर्वर को जो कहां बैठा हुआ है, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर बैठा हुआ है, उसको इस पार्टिकल पी पर कितना फोर्स लगता हुआ महसूस होगा, वो कितना होगा बताओ। तो दिस विल बी इक्वल टू, मास तो सेम रहेगा, तो m इंटू कितना आ जाएगा, ये डी स्क्वायर आर प्राइम आ जाएगा अभी, क्योंकि यहाँ क्या है, प्राइम है, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, डी टी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या निकल गया यहाँ से, F इक्वल टू दिस थिंग फ्रॉम, अगर ऑब्जर्वर यहाँ है तो फोर्स कितना लग रहा है, इतना लग रहा है। अगर ऑब्जर्वर कहाँ है, इस रेफरेंस फ्रेम में है, तो फोर्स कितना लग रहा है, इतना लग रहा है। खाली रेफरेंस फ्रेम करना सही नहीं है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये दिमाग में बैठा के चलो। ओके, नाउ अब मुझे क्या बोल रखा है, देखो, प्रूव दैट फोर्स इज इनवेरिएंट इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फोर्स इज इनवेरिएंट का मतलब हुआ कि फोर्स चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब मुझे क्या प्रूफ करना है कि F इक्वल टू क्या है मेरे पास, F प्राइम के बराबर है, ये प्रूफ करना है। अगर मैं ये प्रूफ कर देता हूं तो मेरा जो स्टेटमेंट है ये क्या है, बिल्कुल सही है। बोलते हैं मैं इस चीज को प्रूफ कर देता हूं, तो मुझे ये चीज प्रूफ करनी है कि F इक्वल टू क्या होता है, F प्राइम होता है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसे क्या बोल दो, सम इक्वेशन 1 बोल दो, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर मैं क्या निकालूं, F माइनस एफ प्राइम निकालूं, ठीक है, कोई रोक सकता है मेरे को ये निकालने से, एक मैथमेटिकल स्टेप है, मैंने निकाल दिया, F माइनस एफ प्राइम। ठीक है, अगर दोनों सेम होंगे तो ये जीरो आ जाएगा, अगर सेम नहीं होंगे तो नॉन जीरो आएगा। देखो जीरो से आता हुआ लग रहा है यहाँ से कुछ ना कुछ। देखो मेरे पास क्या है, डी स्क्वायर आर अपॉन कितना आ जाएगा, डी टी स्क्वायर, फिर माइनस कितना आ जाएगा, ये एम डी स्क्वायर आर प्राइम, और अपॉन कितना आ जाएगा, डी टी स्क्वायर। तो यहाँ से मैं एम डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर ऐसे बाहर लिख सकता हूँ, बिकॉज डिफरेंशिएशन को हम बाहर लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अगर बीच में क्या हो, माइनस या प्लस हो तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, आर, और बीच में कितना आ जाएगा, ये आर प्राइम माइनस। ओके, जीरो तो आया नहीं फिर, बिकॉज दोनों अलग अलग है, एक घट के तो जीरो होंगे नहीं। अब इधर आओ, फिर देखो एक बार इसको देखो, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ओ प्राइम पी में देखो, तो ट्रायंगल ट्रायंगल ओ प्राइम पी में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर अगर वेक्टर लॉ लगाऊं, तो फ्रॉम वेक्टर लॉ दिस आर वेक्टर प्लस आर प्राइम वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। अब मैं फिर बोल रहा हूँ, वेक्टर देख के डराना, अगर हमने वेक्टर देखी है ना तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो फ्रॉम वेक्टर लॉ व्हाट वी हैव दिस आर वेक्टर, कैपिटल आर वेक्टर, प्लस ये मेरे पास क्या आया, आर प्राइम वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। तो यहाँ से अगर मैं क्या निकालूं, कैपिटल आर वेक्टर निकालूं, देन दिस विल बी इक्वल टू आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर। टेंशन है, एक काम करो, इसको यहाँ से उठाओ, इधर पुट कर दो, तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आया, एफ माइनस एफ प्राइम इज इक्वल टू एम, दिस इज डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर। इस पूरी को जो कितना है मेरे पास, कैपिटल आर वेक्टर है, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। If both the frame of reference are inertial frame of reference, then this thing will be equal to 0. यूज हो गया ना, ठीक है, तो यहाँ पर क्या रख दो, जीरो रख दो। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल गया, f माइनस एफ प्राइम इज इक्वल टू कितना आ गया, जीरो आ गया। थोड़ा सा और सॉल्व कर दो तो f इक्वल टू कितना आ जाएगा, f प्राइम, हेंस प्रूव्ड। HP लिख दो भैया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ठीक है, मतलब हेंस प्रूव का मतलब क्या हुआ, जो मैं यहाँ पर बोल रखा था, प्रूव दैट फोर्स इज इनवेरिएंट इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वही चीज़ हमने क्या कर दी यहाँ पर प्रूफ कर दी। ठीक है, आगे बात समझ में कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी चीज़ें हैं। ओके, तो ये क्या होगा मेरे पास, दिस इज ऑल अबाउट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब दूसरा है हमारे पास, वो क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके बारे में हम जो विस्तार में कहाँ डिस्कस करेंगे, जब हम क्या पढ़ रहे होंगे, रिलेटिविटी जब हम स्टार्ट करेंगे, उसके इंट्रोडक्शन में हम एक बार इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोबारा पढ़ेंगे, और जो मेन फोकस होगा हमारा वो किस पर होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर होगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर हम थोड़ा बहुत नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में थोड़ा बहुत क्या करते हैं, नजर दौड़ा लेते हैं। हेडिंग डालो, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं जो क्या होते हैं, एक्सेलरेट होते हैं, यानी जिनकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। उन सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या बोल देता हूं मैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल देता हूं। देखो इनर्शियल वाले में क्या था, या तो वो
रुके हुए थे या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे थे। और जब मैं कहाँ जाऊँगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करूँगा, तो वो सारे के सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक वेलोसिटी से क्या कर रहे होंगे, उसमें वेरिएबल वेलोसिटी से क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। यानी कैसा मोशन कर रहे होंगे, वो एक एक्सेलरेटेड मोशन कर रहे होंगे, यानी उनकी वेलोसिटी क्या हो रही होगी, समय के साथ चेंज हो रही होगी। यहाँ पे इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ मैं कि इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन्स लॉ आर नॉट वैलिड, यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन के लॉ वैलिड नहीं होते, वहाँ पर न्यूटन के लॉ अप्लाई हो ही नहीं पाते हैं। अप्लाई करने की कोशिश करते हैं लेकिन रिजल्ट सही नहीं निकलते हैं। किन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, या मतलब जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक वेरिएबल वेलोसिटी से क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, या मतलब एक एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा होता है। और इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, कैसे, दो डेफिनेशन होगी यहाँ। तो थर्ड डेफिनेशन है वो ये हो जाएगी कि ए रेफरेंस फ्रेम in which an accelerated object act like a accelerated object। ठीक है, क्या बोला मैंने, a reference frame in which an accelerated object is act like an accelerated object is act like accelerated ऑब्जेक्ट, यानी जो अनएक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट है वो भी कैसा फील होता है, एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट की तरह फील होता है। तब इस टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या बोल देते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल देते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस के दो टाइप हो गई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्लासिकल मैकेनिज्म में, वो हमने क्या कर लिया, यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। वो था हमारे पास क्या, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, आपके समझ में आया हो, तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अधिक से जितना हो सकता है इस चैनल को सपोर्ट करो। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।